हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं मोनिका रावत आपका स्वागत करती हूँ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में। बच्चों, आज हम क्लास 12th का जो आपका सब्जेक्ट है फिजिक्स, उसका चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड को कंटिन्यू करेंगे। तो बच्चों, पिछले लेक्चर में हमने ये जाना था कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है। इसके साथ साथ हमने इसका फॉर्मूला ड्राइव किया था, और जब आपके पास ग्रुप ऑफ चार्जेस हो तो उस केस में इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी आप किस तरीके से वेक्टर सम के रूप में दर्शाते हैं, ये भी हमने देखा। आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल की, यानी एक बिंदु पर विद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं कि हमारे पास दो आवेश हैं, ठीक है, और ये जो दो आवेश है कुछ दूरी पे। जैसे कि आप जानते हैं कि जो आपका डायपोल होता है, जो आपका द्विध्रुव होता है, उसमें आपके पास दो आवेश होते हैं, चार्जेस होते हैं, जिनकी पोलैरिटी डिफरेंट होती है, और वो क्या होते हैं, एक दूसरे से कुछ दूरी पर स्थित होते हैं। तो इन दोनों के बीच की जो दूरी है वो 2a मान लेते हैं, और दोनों का जो मान है वो बराबर है, और पोलैरिटी जो है वो डिफरेंट है। अब इस डायपोल के कारण हम एक बिंदु पर, यानी आप मान लीजिए से P बिंदु पर, हम क्या निकालेंगे, हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल यानी क्या निकालेंगे, आपके जो है स्थैतिज ऊर्जा, ठीक है, स्थैतिज ऊर्जा निकालें, ठीक है। अब यहाँ पे हम एक चीज को नोट करते हैं। आपने पढ़ा होगा कि जब भी मान लीजिए हमारे पास दो लाइन है और इनके बीच का एंगल यहाँ पे अगर थीटा है, जो कि बेहद छोटा है, तो आपकी ये जो दोनों लाइंस हैं, ठीक है, ये जो दोनों साइड है ये बराबर होती है, मतलब अप्रोक्सीमेट बराबर होती है, अलग तो नहीं होती पर क्या होती है, आपकी अप्रोक्सीमेट बराबर होती है। इसी तरीके से अगर हम बात करें यहाँ पे, हम मान लेते हैं कि यहाँ पे जो इसका एंगल है वो मान लीजिए थीटा एंगल, ठीक है, और ये जो एंगल है ये क्या है, बेहद छोटा है, ठीक है। अब यहाँ पे ये दोनों अगर हम लाइन देखें, और ये आपके जो बीच की ओ बिंदु है, मिड पॉइंट है डायपोल का, इसकी दूरी P से कितनी है, R, ठीक है। अब हमने लाइन ज्वाइन करी तो हमने देखा कि Q माइनस Q की जो दूरी है वो हम ले लेते हैं R2, और प्लस P की R1, ठीक है। R1 और R2 क्या ले लेते हैं, दूरी ले लेते हैं, डिस्टेंस है। अब हम क्या करेंगे, अब मान लीजिए ये आपके क्या है, दोनों, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, दोनों साइड की जो लाइन है, ये वाली लाइन इससे क्या है, बड़ी है, और ये वाली इससे छोटी है, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, ये लेंथ निकालनी है, क्योंकि हमें क्या निकालना है, विद्युत विभव निकालना है। तो हमें प्लस क्यू की P से दूरी और माइनस क्यू की P से दूरी निकालनी पड़ेगी। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे इस पॉइंट पे जो है, यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। अब जब आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो ये जो आपका R1 होगा ये R2 के बराबर होगा, और इसी तरीके से Q से भी आप एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे जो कि बाहर आएगा इस तरीके से। इसको हम M नाम दे देते हैं, इसको हम N नाम दे देते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये स्ट्रक्चर, ठीक है। तो ये तो आपका परपेंडिकुलर हो गया, और इसे हम एंगल थीटा मान लेते हैं, ये भी आपका एंगल, ठीक है। तो इस तरीके से आपका पूरा स्ट्रक्चर बने। तो आप अब थ्योरी लिखेंगे, लिखेंगे आप, let us consider an electric dipole consisting of charge q1 and q2, plus q1 minus q charge, which are placed at a distance of
अब एक और चीज आपको नोट करनी है, ओ क्या है, मिड पॉइंट है, तो ये आपका ए हो जाएगा, ये भी आपका ए हो जाएगा, ठीक है। मान ले एक विद्युत द्विध्रुव है जिसमें प्लस क्यू तथा माइनस क्यू आवेश है, जो कि एक दूसरे से 2a दूरी पर स्थित है, ठीक है। ये हमने मान लिया। अब हमें क्या निकालना है, हमें R1 और R2 निकालना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे R1 R2 निकालेंगे। जो R1 होगा वो बेसिकली आपका R माइनस MO होगा। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, MO की वैल्यू निकालते हैं। तो अगर हम बात करें, ये ट्राइंगल है आपका, ये M है, ये O है, ये N है, ये मान लीजिए A है और ये B है। तो हम लेते हैं ट्राइंगल AOM। इन ट्राइंगल AOM, ठीक है, AOM में, ठीक है, अगर हमें OM की वैल्यू निकालनी है, ठीक है, तो हम cos थीटा का यूज करते हैं। ये एंगल थीटा है, ये 90 है, तो cos थीटा यानी ट्रिग्नोमेट्री लगेगी। तो cos थीटा बराबर होगा आपका बेस, ठीक है, यानी MO इंटू ए, MO अपॉन ए, MO अपॉन ए, या आप लिख सकते हैं MO इक्वल्स टू, ठीक है, ये आ जाएगा, इसको आप 1 मान लीजिए, ठीक है, ये अब हम बात करते हैं इस लाइन की, PO लाइन की। तो PO की अगर हम बात करें, ठीक है, तो PO कितना है आपका, R है। और अगर हम बात करें R1, तो R1 कितना होगा, यहाँ पे परपेंडिकुलर किया तो ये और ये वाला जो दूरी है बराबर है, यानी R1 होगा, ये R1 के बराबर है MP, MP बराबर किसके है, R1 के है, और R1 बराबर होगा R माइनस ठीक है, R को माइनस कर देंगे यहाँ पे MO से, ठीक है, MO, R माइनस MO, या R1 इक्वल्स टू R माइनस A cos थीटा, क्योंकि आप जानते हो कि MO की वैल्यू क्या है, A cos थीटा है, तो A cos थीटा आप लिख लेंगे। तो ये हो जाएगा R1 इक्वल्स टू R माइनस A cos थीटा, ठीक है। फर्स्ट सेकेंड इक्वेशन ये हो गई। अब इसी तरीके से हम जो है ट्राइंगल NOB की बात करेंगे। ट्राइंगल NOB, अब लिखेंगे इन ट्राइंगल NOB, यहाँ पे हम क्या करेंगे, ON की वैल्यू निकालेंगे। तो ON की वैल्यू आपको निकालना है, cos थीटा लेंगे, तो आपका आएगा जो है cos थीटा बराबर, ठीक है, cos थीटा बराबर A अपॉन NO। cos थीटा बराबर होगा आपका NO अपॉन A, ठीक है, cos थीटा बराबर होगा यहाँ पे NO अपॉन A, या NO की वैल्यू हो जाएगी A cos थीटा। थर्ड इक्वेशन। इसी तरीके से अगर आप R की वैल्यू देखें, तो यहाँ पे हम जो हमारे पास R की वैल्यू है PO, ठीक है, और हमें क्या निकालना है, R2 निकालना, PB निकालना है। तो PB यहाँ पे जो आपका परपेंडिकुलर है N, यानी PN जो है आपका R2 के बराबर है, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो आप लिखेंगे PN इक्वल्स टू R2 बराबर, अब यहाँ पे देखिए R2 कैसा है,
आर प्लस ओ एन, आर प्लस ओ एन, ठीक है। तो आर प्लस ओ एन लिखिए, आर टू इक्वल्स टू आर प्लस ओ एन क्या है, ए कॉस थीटा। ये हो गया आपकी फोर्थ इक्वेशन। तो हमारे पास R1 और R2 आ। अब हमें क्या निकालना है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल निकालना है। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का जो फॉर्मूला होता है उसमें आपको जो है Q की दूरी पॉइंट से Q1 की दूरी और Q2 की दूरी पॉइंट से चाहिए होती है, क्योंकि V इक्वल्स टू 1/4πε0 Q अपॉन R आपका यहाँ पे फॉर्मूला हो, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, Q1 या प्लस Q और माइनस Q के कारण जो आपका पोटेंशियल है वो निकाल, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसे नोट कर लेंगे। अब हम बात करेंगे किसकी, यहाँ पे हम बात करेंगे पोटेंशियल, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है, पोटेंशियल एनर्जी किसके कारण, ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज, कितना होगा, V1 मान लीजिए के क्यू अपॉन R1 का स्क्वायर, के क्यू R1, R1 है आपका दूरी, तो R1 का सॉरी R1 का स्क्वायर नहीं, R1 आएगा सिंपल, ठीक है। R1 आएगा, R1, ठीक है। तो R1 जो है आपका यहाँ पे R1 की वैल्यू हमने निकाल दी, तो वो लिख लेंगे। R1 की वैल्यू कितनी आई है हमारी, R माइनस ए कॉस थीटा, तो ये लिख लेंगे V1, ठीक है। ये हो जाएगा आपका इक्वेशन नंबर 5, ठीक है। इसी तरीके से माइनस क्यू के कारण पोटेंशियल, तो आप लिखेंगे पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज, तो V2 बराबर हो जाएगा माइनस के क्यू अपॉन R2 या माइनस के क्यू अपॉन R प्लस ए कॉस थीटा। ये हो जाएगी क्वेश्चन नंबर 6। अब यहाँ पर अगर हम वेक्टर सम प्रॉपर्टी लगाएं तो टोटल जो आपका पोटेंशियल एनर्जी है, कुल जो आपकी विभव ऊर्जा है, कुल विद्युत विभव ऊर्जा जो है टोटल इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी जो है, ठीक है, यानी V जो है वो बराबर हो जाता है V1 प्लस V2, ठीक है। V बराबर V1 प्लस V2 हो जाता है, तो यहाँ पे V बराबर हो जाता है के क्यू अपॉन R माइनस ए कॉस थीटा प्लस के माइनस सॉरी, ठीक है, के क्यू अपॉन, क्योंकि माइनस में होगा क्योंकि V2 जो है आपका नेगेटिव में, नेगेटिव के क्यू है तो नेगेटिव में आएगा R प्लस ए कॉस थीटा, तो V इक्वल्स टू के क्यू बाहर आ जाएगा 1 अपॉन R माइनस ए कॉस थीटा माइनस 1 अपॉन R प्लस ए कॉस थीटा, ठीक है। ये आ गया, सॉल्व करेंगे फर्दर, तो V इक्वल्स टू के क्यू, एलसीएम लेंगे, R स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा और ऊपर आ जाएगा R प्लस ए कॉस थीटा माइनस R माइनस ए कॉस थीटा,
फर्दर सॉल्व करेंगे। v इक्वल्स टू के क्यू ब्रैकेट में आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा आर प्लस ए कॉस थीटा माइनस आर प्लस ए कॉस थीटा कैंसिल। तो v इक्वल्स टू के क्यू ट्वाइस दोनों प्लस होंगे 2a कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस थीटा। ठीक है, तो ये आपका इस तरीके से आ जाएगा, नोट कर लीजिए। ठीक है, तो ये आपका इस तरीके से v की वैल्यू आ गई के क्यू 2a कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस थीटा। अब हम मान लेते हैं कि जैसे हमारा पॉइंट जो है, आप देख सकते हैं पॉइंट जो P है हमारा यहाँ पे, हम मान लेते हैं ये बेहद दूर है, यानी जो दूरी है ए बी के बीच की 2a, ये क्या हो जाएगी आपकी, कम हो जाएगी। क्यों, P आपका बहुत दूर है, तो हम इसको इसके कंपैरिजन में निग्लेक्टेबल ले लेंगे। तो यानी हम इसे निग्लेक्ट करें, अगर हम इसे निग्लेक्ट करेंगे तो क्या होगा, तो आप लिखेंगे इफ a is much smaller than r, तो क्या होगा, निग्लेक्टिंग a cos थीटा, तो हमारे पास आ जाएगा v इक्वल्स टू के क्यू 2a cos थीटा अपॉन r स्क्वायर। ठीक है, हमने ये क्या कर दिया, निग्लेक्ट कर दिया। ठीक है, ए स्क्वायर कॉस थीटा। अब यहाँ पर आप जो है इसकी जगह 1/4 पाई लिख सकते हैं आर स्क्वायर। आप क्या जानते हैं, आप जानते हैं कि जो मोमेंट, ठीक है, जो इलेक्ट्रिक मोमेंट है, ठीक है, यानी यहाँ पे जो P की वैल्यू जो है वो आपकी कितनी है, Q इंटू 2a होता है। ठीक है, तो यहाँ पे P क्या होता है आपका, जो है वो Q इंटू 2a होता है, इसकी जगह आप P लिख सकते हैं। ठीक है, तो P जो है यहाँ पे P, इसकी जगह P लिख लेंगे कॉस थीटा। ठीक है, तो ये आपका इस तरीके से यहाँ पे आ जाएगा, नोट कीजिए। ठीक है, इसे इस तरीके से लिख सकते हैं, या फिर आप जो है इसे वेक्टर फॉर्म में लिख रहे हैं तो इसे इस तरीके से भी लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट v इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p डॉट कॉस की जगह डॉट प्रोडक्ट r कैप, ठीक है, यूनिट जो आपका डायरेक्शन है वो अपॉन r, नोट कर लीजिए। अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। यहाँ पे हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की बात करेंगे। मान लीजिए कोई पॉइंट है, मान लीजिए पॉइंट ए है, एक हम चार्ज लाते हैं इन्फिनिटी से एक चार्ज आता है और उसे हम पॉइंट बी पर लेके आते हैं। अब क्या होता है, अगर हम किसी यूनिट चार्ज को इन्फिनिटी से बी पॉइंट पर लेके आते हैं तो क्या होता है, हम यहाँ पे ये देखते हैं कि जब हम इसे चार्ज को यहाँ पे लेके आए हैं तो हमें बहुत ज्यादा कार्य यहाँ पे करना नहीं पड़ा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे आपकी कोई फील्ड नहीं है, तो इतना आपका वर्क डन यहाँ पे नहीं हो। लेकिन मान लीजिए यहाँ पे आपके पास कोई चार्ज है, उसके कारण फील्ड उत्पन्न हो रही है और उसका प्रभाव बी पर पड़ रहा है, तो क्या हो। अब जैसे कि हम जानते हैं ए बिंदु पर जो आवेश होगा, जो चार्ज होगा, उसका प्रभाव अगर आवेश हमारा इंफिनिटी पे है उस पर नहीं पड़ेगा। क्यों, क्योंकि वो इनफाइनाइट दूरी पर है। ठीक है, लेकिन जब हम इंफिनिटी से बी बिंदु पे लाते हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि ए बिंदु पर जो चार्ज है उसका प्रभाव बी बिंदु पे रखे गए जो आपका यूनिट चार्ज है उस पर ऑब्वियस सी बात है पड़े। ठीक, तो
ऐसा होने पर क्या होगा, यहाँ पे कार्य करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा, एक चार्ज को लाने में वर्क करना पड़ेगा। तो जो चार्ज को लाने में यहाँ पे वर्क करना पड़ेगा वही क्या कहलाता है, वही आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कहलाता है। यानी यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होगी वो वर्क किया जाएगा किसी चार्ज को लाने में, यूनिट चार्ज को लाने में, कहाँ पर, दूसरे चार्ज के इन्फ्लुएंस। क्यों, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है। मान लीजिए चार्ज नहीं होता तो इतना कार्य यहाँ पे करना नहीं पड़ता और यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट उत्पन्न नहीं हो। ठीक है, तो हम यहाँ पे इलेक्ट्रिक जो आपकी पोटेंशियल एनर्जी है उसकी बात करें। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी इज possessed बाय एन ऑब्जेक्ट बाय वर्च्यू ऑफ टू एलिमेंट, those being the charge possessed by an object itself and the relative position of the object with respect to other electrically charged object। क्या कहा है कि जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होती है, विद्युत स्थितिज ऊर्जा होती है, वो दो एलिमेंट्स के कारण, उनकी स्थिति के कारण जो है आवेश के बीच में उत्पन्न होती है। The magnitude of potential energy depends upon the amount of work done in moving the object from one point to another against the electric field। क्या कहा गया है कि जो यहाँ पे कार्य किया जाता है, ठीक है, जो भी यहाँ पे कार्य किया जाता है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, जो कार्य है, नहीं, जो आपका पोटेंशियल एनर्जी है वो किस पे डिपेंड करता है, वो कार्य के ऊपर। किसी बिंदु आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट कार्य करने में, ठीक है, कार्य करने में जो आपका जितना भी आपने कार्य किया है वही क्या कहलाता है, आपकी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। When an object is moved against the electric field, it gains some amount of energy। अब क्या होता है, जब भी हम क्या करते हैं, किसी वस्तु को इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट कार्य करते हैं, तो क्या होता है, कुछ जो एनर्जी है वो आपके इलेक्ट्रो पोटेंशियल एनर्जी के रूप में उस चार्ज में क्या हो जाती है, स्टोर हो जाती है। फॉर एनी चार्ज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज ऑब्टेन्ड बाय डिवाइडिंग पोटेंशियल एनर्जी बाय द क्वांटिटी ऑफ चार्ज। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक जो आपकी पोटेंशियल एनर्जी है उसको आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हो, जो उसने कार्य किया है, ठीक है, उसको डिवाइड करना, ठीक है, कार्य को डिवाइड करना किससे, चार्ज, W अपॉन Q, ठीक है। तो ये आपकी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी बेसिकली क्या है, W अपॉन Q, यानी किसी चार्ज को दूसरे चार्ज के इन्फ्लुएंस में लाने में कितना कार्य किया गया, वही आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, विद्युत स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। नोट करें। तो अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी की, ठीक है, दो चार्ज या आवेशों के कारण। मान लीजिए एक बिंदु आवेश है +Q1 जो कि ए बिंदु पर स्थित है, एक और बिंदु आवेश है उसे हम इंफिनिटी से लेके आते हैं बिंदु बी पर, इसका आवेश है +Q2 जिसे हम कहां से लेके आते हैं, इंफिनिटी से, यानी अनंत से लेके आते हैं। अब जब हम इसे बी बिंदु पे लाएंगे तो ऑब्वियसली बात है Q1 का इस पे प्रभाव पड़ेगा, ठीक है, प्रभाव पड़ेगा। मान लीजिए ये दोनों एक दूसरे से R12 दूरी पर स्थित है, ठीक है, तो यहाँ पे हम पोटेंशियल एनर्जी को, यानी जो आपकी स्थितिज ऊर्जा है उसे कैलकुलेट करें। तो आप लिखेंगे, मान ले बिंदु ए पर +Q1 आवेश है तथा +Q2 आवेश को अनंत दूरी से बी बिंदु तक लाया जाता है,
जो कि A से R12 दूरी पर स्थित है। ठीक है, अभी हमने क्या पढ़ा, हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की जो है के बारे में पढ़ा। ठीक है, U बराबर होता है आपका W अपॉन Q2 होगा, या W इक्वल्स टू U इंटू Q2। ठीक है, अब ये U जो है यहाँ पे हो जाएगा U की वैल्यू क्या होती है आप जानते हैं, U बराबर होता है 1/4πε0 Q1 अपॉन दूरी R12। तो इसे रख देंगे तो W इक्वल्स टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R12। ठीक है, अब वर्क डन किसके बराबर है, आपका इलेक्ट्रिक एनर्जी के बराबर होता है, क्योंकि आपकी बॉडी में स्टोर होती है। तो U बराबर हो जाएगा V बराबर हो जाएगा 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R1। नोट कीजिए। तो बच्चों आज हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की दो बिंदु आवेश के कारण आपकी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का मान क्या होगा। आपको क्या करना है, इस टॉपिक को रिवाइज करना है, इसको डिटेल में पढ़ना है, और अगर आपको कोई भी डाउट होगा तो नेक्स्ट लेक्चर में आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे के टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अब नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू।